माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारा है। जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे हैं। कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद। संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद है हमारे इंडिया के यूथ का वो ही डिफरेंसेस आ जाए। स्टे लगाने से कानून वापस नहीं हुआ, जब तक कानून वापस नहीं होगा प्रोटेस्ट निरंतर चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो उनका ये फैसला आया कि इस कानून पे स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के स्टे से गवर्नमेंट या यूजीसी का जो इंटेंट है वो तो चेंज नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया, बहुत सही किया, लेकिन सिर्फ स्टे से काम नहीं होगा, ये रोल बैक होना चाहिए। नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। जहां यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुके हैं। नाम आप पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की रोक जाति बंटवारे पर ब्रेक। यूजीसी के नए नियम के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया और कहा कि यूजीसी के जो नए नियम हैं अस्पष्ट हैं, यानी क्लियर नहीं है, और इसी का दुरुपयोग का खतरा बना हुआ है। और इसी के अलावा कोर्ट ने, आपको बता दें, इसके अलावा कोर्ट ने नए नियमों पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा और केंद्र सरकार से कहा है कि इस मामले की अब सुनवाई, आपको बता दें कि होगी 19 मार्च को, यानी राहत है जो बवाल हो रहा था। अब इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपको यह भी बता दें, साफ किया है कि अभी यूजीसी पर 2012 के नियम ही लागू होंगे। तो आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामान्य वर्ग खुश है, लेकिन ये खुशी कब तक? 19 मार्च तक। और क्या ये जो नियम लाया गया था ये गलत लाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट को ब्रेक लगानी पड़ी? पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में पूरे देश में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर जैसे ही रोक लगाई, हर जगह जश्न शुरू हो गया, जगह जगह लड्डू बांटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा है कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यूजीसी के नए नियमों पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव है, पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं छोड़ सकते। हम पहले ही जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भी जारी किया। केंद्र सरकार से 19 मार्च तक कोर्ट ने जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का आदेश दिया है। यही नहीं, नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगने के बाद जश्न शुरू हो गया, जगह जगह लड्डू बांटे गए। यूजीसी नए नियमों पर रोक लगने के बाद लोगों की खुशी देखने लायक थी। यूजीसी के नए कानून का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026।
इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे। UGC नए नियमों के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इन नियमों पर आपत्ति जताई थी। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल और फिर उसी सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। आज के महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से, जल्दी से आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या UGC का नया नियम हमेशा के लिए खत्म होगा? ये पहला सवाल है। क्या UGC का नया नियम कैंपस को जाति में बांट कर रख देता? क्या UGC का पूरा विवाद जातियों पर होने वाली राजनीति का नतीजा था? ये तीन महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा होने जा रही है कि आखिरकार इससे कितनी बड़ी राहत है और क्या अब जो नया नियम है वो इससे रुक जाएगा। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे क्योंकि UGC को लेकर पार्टियों का क्या रुख है। चलिए हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहने वाले हैं उनका मैं आपको परिचय करा देता हूं। हमारे साथ दर्शकों को बता दें, मनोज उपाध्याय रहेंगे बीजेपी की तरफ से, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे, राज शर्मा कांग्रेस के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, AK सिंह वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के वो हमारे साथ, रतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर विवेक रजक एसोसिएट प्रोफेसर है DU से वो हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ गए। चलिए सबसे पहले मैं सबसे पहले एक रतिभान जी आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। रतिभान साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये फैसला जो आया है ये फैसला ठीक ही कहा जाएगा और ठीक कहा जाना चाहिए क्योंकि जो नियम UGC ने बनाए थे उनमें जातिगत भेदभाव दिख रहा था, जबकि देश में समानता की स्थिति पैदा होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। ये जो सरकार है, इस सरकार का लक्ष्य यही है कि देश में समानता की स्थिति बने, एकात्मता बने, एकात्म मानव एकात्मवाद पर आधारित इस सरकार का अपना। लेकिन त्रिपाठी जी, आपको नहीं लग रहा अगर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगाई, में जो भेदभाव पैदा हो रहा था वो ठीक नहीं था? नहीं त्रिपाठी जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगाई तो कुछ तो खामी है इस नियम में। निश्चित रूप से खामी है, खामियां स्पष्ट हैं कि जिन तबकों को इस नियम के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए था वो लाए गए, जो भेदभाव नहीं दिखना चाहिए था वो भेदभाव इसमें दिखा, इसीलिए और उनको भेदभाव दूर करने के कोई जो तरीके होते थे उन तरीकों में भी उचित नहीं व्यवस्था नहीं की गई थी, इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा और इस फैसले की खुशी की लहर है। लेकिन मुझे ये लगता है इस व्यवस्था से, इस नियम से को लाने की जरूरत ही नहीं थी। जो 2012 में एक नियम चल रहा था, बिल्कुल लाने की जरूरत थी या नहीं, इसी पर मैं त्रिपाठी जी, डॉक्टर विवेक कुमार रजक है एसोसिएट प्रोफेसर है DU से वो हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर विवेक साहब, जो UGC का ये नया नियम आया, क्या आपको लग रहा है UGC को इसके लाने की जरूरत है वाकई में कॉलेजों में? क्या वाकई में ऐसा होता है जिसके निपटने के लिए नया नियम बना? UGC क्यों लेकर आई, इस बात को UGC खुद ही बता रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन से ही UGC को ये आदेश दिया गया उनके द्वारा कि भाई आप इस तरह का जो जातिगत भेदभाव बढ़ा है, जो UGC ने आंकड़े दिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को और पार्लियामेंट्री कमेटी को, उन आंकड़ों से हम मीडिया में भी देख रहे हैं, चर्चा हो रही है और उन आंकड़ों से पता चल रहा है कि पिछले 5 सालों से जो आंकड़े इन्होंने दिए 2017-18 से 2023 तक 22-23 तक, उनमें 118% वृद्धि हुई है जातिगत भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन शिक्षण संस्थानों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस कड़े कानून लाए जिससे हम पूरी तरह से इराडिकेट कर सके, है ना, उन्मूलन किया जा सकता है जातिगत भेदभाव का। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार UGC ने एक प्रावधान बनाए, ये 2026 वाला, और इस पे ठीक है कुछ खामी अगर है, अगर कानूनन अगर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है उसमें, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया, ये थोड़ी कहा कि इसको खारिज कर दीजिए, स्टे दिया है, उस पर कमेटी बनेगी, कमेटी इसके कमी बेसी को देखेंगे। बाकी ये कहना कि सिर्फ ये जो रेगुलेशन आया है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन 2026, इस रेगुलेशन के आने से जातिवाद बढ़ जाएगा या जाति में दुनिया बढ़ जाएगी, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण एक व्यू है। ये जातिगत भेदभाव ऑलरेडी शिक्षण संस्थानों में है और पिछले 5-6 सालों में जो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर विवेक, आप मानते कि ये जरूरी था ये नियम?
बिल्कुल जरूरी है, इस तरह के नियम बहुत जरूरी है, बल्कि बहुत सारी चीजें इसमें स्पष्ट नहीं है, उनको और स्पष्ट किया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन डॉक्टर विवेक, लेकिन फिर सवर्ण समाज तो ये कह रहा है कि भाई हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, फिर आप कोई भी उठा के आप पर अगर आरोप लगा देता है तो फिर आपको सजा तक हो जाएगी, तो उसका तो करियर चौपट हो जाएगा ना। मान लीजिए आपकी कोई रंजिश हो गई, छोटी सी बात पर हो गई, फिर तो हमें अपने न्याय व्यवस्था पे, हमारे जो सिस्टम है, जो कमेटी उसमें रहेगी, उस कमेटी में कौन रहेंगे? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हेड रहेंगे, एक कोऑर्डिनेटर रहेंगे, बहुत सारे मेंबर उसमें बताया गया रहेंगे। ये थोड़ी बताया गया कि भाई ये जो चले डॉक्टर विवेक कह रहे, तो डॉक्टर विवेक आप तो फिर इसे झटका मानेंगे ना? झटका की कोई बात नहीं। देखिए, यूजीसी ने अगर कुछ गलती की है, गलती मतलब अगर कुछ कानूनन रूप से उसमें ऐसी चीजें जो स्पष्ट नहीं है तो उनको स्पष्ट करेंगे, इसमें झटका हार जीत। ठीक है, मैं आशीष जी का रुख कर लेता हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े आशीष चतुर्वेदी जी, कैसे देखते हैं आपको लगता है कि वाकई में जरूरत है ऐसे नियम की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो भी कानून लेके आई है, कहीं ना कहीं वो हमेशा विवाद को बढ़ाते रहे हैं। चाहे कृषि कानून को ले लीजिए, उसमें जो धाराएं थी, जो चीजें थी, वो कितनी विपरीत थी किसानों के लिए ही हम सबने देखा। फिर ये पेंशन स्कीम लेकर के आए थे सरकारी कर्मचारियों के लिए, वो भी लोग कितना उससे नाराज थे, हमने सबने देखा। और अब ये एक नई चीज लेकर के आ गए हैं, अब उसमें भी खामियां हैं। तो ये तो कोई नहीं चाहता कि, देखिए हम सब चाहते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किसी के यहाँ नहीं होना। आशीष जी, क्या ये नियम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन आपको बनाना है। देखिए साहब, ये नियम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था जो लाए हैं? कानून की मंशा क्या होती है कि हम एक ऐसे जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोई प्रताड़ना किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसे ढाल दी जाए, उसे तलवार न दी जाए, उसे ढाल दी जाए, उसे तलवार न दी जाए किसी भी कानून का। जब आप दुरुपयोग देखेंगे, बहुत से ऐसे एक्ट्स हैं जिनका दुरुपयोग यहाँ हम लोगों ने देखा है, फिर उनको जो है समय अनुसार ठीक किया जाता है। तो जरूरत थी आपको पहले उस चीज को समझने की, न कि सीधे एक बनाया और आप उसको जो है वहां पे कर दें, और फिर हमेशा की तरह जो होता है इनकी सरकार में, फिर वो पीछे जाता है, फिर या तो वापस हो जाता है या वो चीज वो खत्म करते हैं। ऐसे अनगिनत कानून। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इसकी जरूरत थी या नहीं? आने की जरूरत है इसकी? जिस प्रारूप में ये लेके आए हैं उसकी जरूरत उस प्रारूप में नहीं थी, लेकिन आना चाहिए। कुछ ना कुछ एक्ट तो आपको देने हैं, कुछ ना कुछ चीजें आपको देनी है कि जिससे लेकिन समन्वय बने, लोगों में विवाद ना बढ़े। ये जो जिस तरीके का लेके आए, आप देख लीजिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्यादा विद्रोह है, विपक्ष तो खामोश है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही खामोश तो इसलिए ना, लाइन तो आप तय नहीं कर पा रहे ना सर। विपक्ष तो खामोश इसलिए ना कि लाइन कैसे ले, अगर लाइन लेंगे तो ओबीसी और पिछड़ा दलित नाराज हो जाएगा, अगर आप उधर बोलेंगे तो फिर सवर्ण भी तो किसके ना। बहुत अच्छी बात कही कि भाई अन्याय किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, कानून होना चाहिए लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। राज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज शर्मा जी से एक रिएक्शन फिर मैं त्रिपाठी जी से लूंगा इस पर रिएक्शन के, आखिरकार विपक्ष और पक्ष का इसमें नफा नुकसान क्या है। राज साहब कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं? ब्रेक लग गई है जी, ऑडियो उठाइए भाई राज जी का। म्यूट तो नहीं कर रखा सर आपने? म्यूट तो नहीं कर रखा? नहीं, म्यूट नहीं जी, बिल्कुल मेरी डायरेक्ट आवाज है, शायद बिल्कुल से नहीं आवाज मेरी ले आ रही है। अब रखिएगा अपनी बात। आप खुश हैं? हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। नहीं, ये पार्टी की लाइन है। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं एक इंसान हूं, 2 बेटों का बाप हूं, एक जगह बाप हूं, बेटों की शादी करूंगा, फिर ससुर बन जाऊंगा। अगर आपका सवाल होगा ससुर होते हुए खुश हो या बाप होते हुए खुश हो, ये जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों जगह खुश हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सबको न्याय मिले, न्याय संगत हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जातियों, अब हमें जो जरूरत है, इस देश को जो जरूरत है, वो जाति विहीन होने की जरूरत है, जातियों में बांटने की जरूरत नहीं है। तो आरक्षण खत्म होना चाहिए फिर? नहीं तो आरक्षण खत्म होना चाहिए तो फिर। अच्छा, एक और बात सुनिए, मैं राज शर्मा फिर तो ये भी वकालत करिए ना कि आरक्षण खत्म हो जाए, सब चीज हो जाएगा। भाई जो गरीब है, हर जाति में गरीब है, हर गरीब को मिल जाए आरक्षण। अरे ब्राह्मणों की तो जो दुर्दशा हो रही है, अपर जातियों की सामान्य वर्ग के लोगों, तो राज शर्मा यही तो आवाज उठवाने की बात कह रहा हूं ना मैं। आप तो राज शर्मा आप रखिए ना, तो आवाज उठाई, कांग्रेस पार्टी वकालत करे कि आरक्षण खत्म हो।
अरे भाई पहले मेरी बात सुनिए, आप पंडित राज शर्मा से पूछिए सवाल। पंडित राज शर्मा कहता है मैं कोर्ट के डिसीजन से खुश हूं। कोर्ट ने बता दिया भारतीय जनता पार्टी तथा कथित बेटी जलाओ पार्टी को कि इस देश में सनातन धर्म को जाति में बांटने की साजिश रचोगे तो नीचा हो जाओगे, ये बताया कोर्ट ने। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो राज साहब कोई जरूरत नहीं थी ना, राज साहब फिर कोई जरूरत नहीं थी ना इस कानून को लाने के लिए? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? हाँ। क्या जरूरत पड़ गई? और मैं तो कहता हूं एक जरूरत यह भी नहीं थी कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरे देश का उपराष्ट्रपति अपने को बताए मैं पिछड़ी जाति का हूं, अपने को बताए मैं जाट हूं। यह बताने की जरूरत नहीं है। देश का मुखिया किसी जाति का नहीं होता, सर्वधर्म 6 से 7 धर्म के। मनोज जी आप लोगों को झटका और आपने सुना राज शर्मा को। जी जेपी जी मैंने सुना, राज भाई अच्छी बात कर रहे हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसला रोका था, हमने पहले भी आपसे कई डिबेटों में कहा, बात है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था कि हम 15 दिन में इसकी चर्चा हम फिर से करेंगे, किसी का के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा, ना कोई दबाया जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगा दिया कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। इसका देखिए हमारे सभी नेताओं ने इसका खुल के समर्थन करते हुए दिखाया। जिसे पूछिए क्या ये कोर्ट के डिसीजन से खुश हैं? जेपी जी हम बोल रहे हैं, बोलिए ना, मनोज पूछे आपसे। आप ये बता दो क्या कोर्ट के डिसीजन से आप खुश हैं या नहीं? आप सुनेंगे तो हम बता देंगे राज भाई, उसी पे हम नहीं आप बताओ ना, इसका जवाब दे दो, मैं चुप हो जाऊंगा। क्या कोर्ट के डिसीजन से खुश हो या नहीं? अरे मेरी 3 बार बातें नहीं बदली, शब्द नहीं बदला। मेरे पास अगर बोलने देंगे तभी तो बता पाएंगे खुश हैं। मनोज उपाध्याय जी मेरा सवाल है कि आप कोर्ट के डिसीजन से खुश हो या नहीं हो? हाँ या ना बोल। जेपी जी ये बोलने देंगे तब तो बताएंगे। क्या बातें कर रहे हो? एक जवाब देने के लिए 3 मिनट लोगे क्या? वही बता रहा हूँ भाई, वही बता रहा हूँ। आप सुनेंगे तभी तो जानेंगे। मैं पहले भी डिबेट में बैठा हूँ आपके संग, आप सिर्फ एक बार कह दो हाँ मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, बस। मैं तो बोल, मैं चुप्पी साध लूंगा। ऐसे आपने कहा तो राज शर्मा आप बताइए ना कि कोई जरूरत नहीं है ओबीसी को और इस सब में शामिल करने के लिए। आप तो इस बात के पक्षधर है ना कि इस कानून को नहीं बनाया। ये कांग्रेस का है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है ना, कांग्रेस का। आप 10 साल के लिए हमें रिजर्वेशन दे दो। हाँ। देश को विश्व। अरे राज शर्मा मैं आपके लिए नहीं कह रहा, ये कांग्रेस की लाइन है कि इस नियम की जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे जीने दोगे नहीं दोगे? अरे भाई पंडित राज शर्मा का भी आप पंडित आ गए, आप मैं राज शर्मा, मैं कांग्रेस का ऑफिशियल पूछ रहा हूँ ना। तो ओबीसी दलित जो चाह रहा है कि ये होना चाहिए कानून नियम। देखो यार इतनी विडम्बना है कि जेपी शर्मा आपसे सवाल है, आप खुश हो या नहीं हो ये बताओ। अरे सर मैं तो खुश हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मैं तो खुश हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। अब मनोज उपाध्याय जी जैसे आपने जवाब दिया आपको जय हिंद। अब ये अगर सवालों को लगता है कि गलत है, नियम में गलत है, क्लियरिटी नहीं है तो बिल्कुल इसमें मांग उठाना चाहिए। सवाल अपनी जाति का पक्ष रख रहे हैं तो आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए ना। मैं तो आपकी अपनी पार्टी का पक्ष रख लीजिए। मैं पार्टी से पहले ब्राह्मण हूँ। जिस स्कूल पे मेरी माँ ने मुझे कोप में रखा था 9 महीने, मैं तब से पंडित। मनोज जी जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। ठीक है आप राज साहब मैं सुन लेता हूँ। देखिए मैंने कहा ना कि हमारी पहली ऐसी पार्टी, हम तो खुद कि हमने शुरू में भी कहा था कि इसमें जो भी कानून है ये इसमें गलत है। हम भी इस बात को मानते हैं कि खुद से हमारे नेता वही हम बताने ना, हमारी पूरी बात को सुनिए फिर शायद आपको भी पता चल जाएगा कि हम खुश हैं कि। अरे आप अपनी बात बता दो, आप खुश हो या नहीं, बस फिर मैं सुनूं, मुझे अच्छा लगेगा। मैं हूँ पंडित राज शर्मा जो खुलेआम कहता हूं। आप बोलो अगर आपका जमीर जिंदा, अगर आप पंडित हो, अब फिर मेरी आपसे पहले भी बहस हुई थी। आप बोलो कि मैं खुश हूं या नहीं, पहले आप बोलो। पहले मनोज उपाध्याय फिर प्रवक्ता। चलिए ठीक है डॉक्टर विवेक रुकिएगा। डॉक्टर विवेक जल्दी से मनोज जी जल्दी से बात रखिए ना आप। जो लोग जो डिबेट में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और जो बात कर रहे हैं उनसे पूछिए कि भाई वो तलवार और ढाल की जो बात कर रहे थे। मनोज जी रुकिए। डॉक्टर विवेक कह रहे हैं कुछ बात। डॉक्टर विवेक को लाइए भाई स्क्रीन पर जरा। डॉक्टर विवेक साहब जी मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मैं देखिए बीच में बोलने वाली आदत बहुत खराब है, बीच में ना बोलने कोई। मैं ये कह रहा हूँ शुरू में हम एक एक्सपर्ट ने बताया कि हमें ढाल चाहिए, तलवार नहीं चाहिए। तो इसमें तलवार कहाँ है, कहाँ था, यही तो बता दो पहले। कोई भी कानून मेरा जवाब ले लो रजत साहब से। तलवार है
और दूसरी बात, अभी एक एक्सपर्ट बता रहे हैं हमें रिजर्वेशन दे दीजिए 10 साल के लिए, पता नहीं भारत को विश्व गुरु बना देंगे। इनसे पूछिए कि भाई 5000 सालों से आपके पास रिजर्वेशन है और अरे हम पढ़े, हमने किसी से भीख नहीं ली, हमने भीख नहीं ली सरकार से। भाई डॉक्टर विजय को लाइए ना, जो बोल रहा है मंच पर उसको लाइए ना। स्विचिंग में क्या कर रहे हैं आप? भारत के सभी शिक्षण संस्थानों में आप ही बैठे हैं उच्च पदों पर। अरे इधर सुनिए, वो तो 100% रिजर्वेशन होगा। तो भीख में नहीं बने, भाई वहाँ कौन बैठाया है? भीख पे नहीं बने, भीख पे नहीं बने। बीच में मत बोलिए, आप बताया कि 100% रिजर्वेशन जो है उच्च पदों पर, प्रिंसिपल पे, आप अपनी जाति बताओ, चाहिए 500% चाहिए क्या? बातें करते हो तो 1 रुपए के कर्जदार नहीं है सरकार के। नहीं तो डॉक्टर राज शर्मा, मुझे आप ये भी तो बताइए ना, अगर कांग्रेस क्या आरक्षण खत्म कर देगी क्या? नहीं, कांग्रेस को आरक्षण खत्म कर देगी? आप व्यक्तिगत मत बताइए ना अपनी बात। आप ये पंडित राज शर्मा मत बनिए ना। आप आपने पीछे आपका पंजा लगा रखा है। आप कांग्रेस का पक्ष रखिए ना सर। ये तो पंजा आशीर्वाद का है। अरे तो आशीर्वाद बताइए ना भाई, नहीं तो आरक्षण खत्म कर देंगे ना आप। अब मेरी बात सुनिए आप। हाँ। आप अगर आप सही बात करने लगोगे और यार नहीं करोगे तो क्या चैनल को खत्म कर दोगे? ये सवाल क्या है? अरे भाई आप पर एक्शन ना हो रहा, मुझे आपकी चिंता है। आप क्या लाइन लेके चल रहे हैं, मुझे ये चिंता है। अरे एक बात सुनो, मैं पंडित राज शर्मा, मैं अपने बल पे हूँ। मेरे ऊपर 1 रुपए का कर्ज नहीं है। मैं जो रुपया देता हूँ उससे मेजर साहब टैक्स देता हूँ। मेजर आशीष का रुख कर लेते हैं। मेजर आशीष, फिर मैं पत्रकार साहब के पास चलूंगा। मेजर आशीष, आपने राज साहब को सुना, वो तो अपनी यहाँ पर अपने सवर्ण वाला कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है, वो कांग्रेस का पक्ष नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस का पक्ष होगा। देखिए, मैं अभी सुन रहा था, अभी किसी ने शायद मेरी कही हुई बात पे सवाल उठाया था कि तलवार कहाँ है। तो श्रीमान जी, ये सुप्रीम कोर्ट से पूछिए जिसने स्टे लगाया है, वो आपसे कहीं ज्यादा इन कानूनों को समझते हैं, इन बातों को समझते हैं। स्टे देने वाला मैं या कोई और व्यक्ति नहीं है, इस देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट है, सबसे ऊंची अदालत है, उसने लगाया है, क्योंकि उसको भी वो तलवार उसमें दिखी है, इसलिए इस पे स्टे लगाया गया है। और जहां तक रहा सवाल ये जो बाकी बातें हो रही हैं, निश्चित रूप से देखिए, किसी भी कानून को लाने की मंशा ये होनी चाहिए कि इक्वालिटी आए। कोई भी कानून ऐसा ना बने कि उससे विपरीत रिएक्शन हो। लोगों में आपसी जो भाईचारा है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी अब सब जातिवादी हो गए हैं अचानक से ही। अभी तक महंगाई और सर और बाकी मुद्दे थे, अब बहुत से जो हैं भाजपा के जो समर्थक, मतलब मोदी जी के जो समर्थक थे, अब वो उन्हीं को जो है अब शब्द बोल रहे हैं, और कुछ इधर के जो समर्थक थे वो उधर की तारीफ कर रहे हैं। कुछ ऐसी आप चीजें देख तो क्या हो रहा है, कोई अच्छी बात तो हो नहीं रही है। जो अभी तक हिंदुस्तानी थे और हिंदू थे, अब वो जातिवाद में आप देख रहे हैं। और आप चैनल पे अभी डिबेट में भी आप उसी तरीके का रवैया लोगों का देख रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें समानता लानी है, हमें किसी तरीके का विवाद नहीं उत्पन्न करना है। मेजर साहब, मैं एक बार रतिबान त्रिपाठी जी से, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे लूंगा, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के AK सिंह वकील हमारे साथ भी जुड़े हैं। रतिबान त्रिपाठी साहब, अब आपको लग रहा है कि ये गले की फांस बन गया है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, अब करे तो कैसे करे, विरोध करे, अगर विरोध करे तो फिर OBC, पिछड़ा दलित, ये एक इसमें कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर का आएगा मामला। जयप्रकाश जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए गले की फांस बना हुआ है। एक रामचरितमानस के एक चौपाई मुझे याद आ रही है कि बह गत सांप छछूंदर केरी, उगिलत लीलत पीर घनेरी। यानी उगलते न बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, न पक्ष के न विपक्ष के। अभी मैं देख रहा था केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया कि साहब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हमेशा बहुत सुखदायी होता है। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब ये किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये जो धर्म संकट खड़ा हुआ है, ये UGC ने एक प्रकार से धर्म संकट खड़ा किया है, जिसको न पक्ष पचा पा रहा न विपक्ष पचा पा रहा है, बच बच के बयान दे रहे हैं। और इसीलिए पार्टियों के जो अधिकृत प्रवक्ता हैं इसमें नहीं भेजे जा रहे, बच रहे हैं दोनों तरफ से। ये ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है। बिल्कुल, नेता आ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। चलिए मैं लौट रहा हूं त्रिपाठी जी। AK सिंह वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ। सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आप कैसे देखते हैं सर?
AK सिंह साहब, सिंह साहब आप मुझे सुन पा रहे? बहुत ठंड, सुबह उतरते समय यही काम आएगा। AK सिंह साहब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए सिंह साहब ने, डॉक्टर विवेक आपने जिक्र किया कि जरूरत है, लेकिन देखिए आप दोनों पक्षों को सोचिए ना। आप जो सवर्ण समाज के स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, जो अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं, जो अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं कि इस कमेटी में कौन रहेगा, जिसमें ज्यादातर ओबीसी और दलित और पिछड़े लोगों ही कोई कमेटी में शामिल किया गया है, और इसमें अगर ये ऐसे अगर जांच हुई तो फिर करियर चौपट, वो चीज तो ध्यान आप लोगों को भी करना चाहिए ना डॉक्टर विवेक, कि भाई सब पक्ष के लिए एक नियम होना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हाँ, ठीक है। ये जो कुछ जो लोग ऐसे जबरदस्ती सोच रहे हैं, अगर उसको पढ़ेंगे आप, जो रेगुलेशन है उसको पढ़ेंगे तो कमेटी में कौन होंगे? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हेड होगा। जैसे कॉलेज है तो प्रिंसिपल साहब चेयरमैन होंगे, अगर यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर साहब चेयरमैन होंगे, है कि नहीं? उसके बाद उसमें कोऑर्डिनेटर होगा इक्विटी कमेटी में, चेयरमैन के नीचे होंगे वो। उसमें थोड़ी लिखा हुआ कि चाहे वो चेयरमैन है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। आप जानते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वाइस चांसलर। डॉक्टर विवेक इसमें तो ये ना आरोप लगते ही आपके लिए तो टेंशन ना छात्र के लिए। नहीं, आरोप लगते ही तुरंत आपको आरोप लगते ही तो आपके लिए तो एक्शन होगा ना इसमें तो। नहीं, ये भी तो ऐसा नहीं है। आप क्या इसमें एक चीज बताइए, इक्विटी कमेटी के पास क्या पावर है? वो रेकमेंड करेगा, वो इंक्वायरी करेगा और रेकमेंड करेगा। वो कोर्ट थोड़ी हो गया, कोई जुडिशियल बॉडी थोड़ी बन गया इक्विटी कमेटी। और जो मेंबर होंगे मुझे बता दे, तो जो प्रावधान पढ़े ये लोग, कोई भी पढ़ाओ मुझे बता दे, कहीं लिखा हुआ है कि इसमें किस जाति का कौन मेंबर होगा, कितने मेंबर होंगे? क्या उसमें लिखा है कि ओबीसी, SC, ST या विमेन या EWS या फिजिकली चैलेंज उनमें से ये मेंबर इतने होंगे? कहीं लिखा हुआ है? ये जरूर लिखा है कि उसमें रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना है आपको। तो डॉक्टर विवेक चाहते कि आप ये कानून आए, डॉक्टर विवेक आप चाहते कि ये कानून आए? बिल्कुल आए भाई, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही तो ये कानून आया है। बिल्कुल ठीक है। उसमें अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एनोनिमिटी का सवाल है, जैसे लोग बात ना टेक्निकलिटी पे नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये देखा होगा कि इसमें एनोनिमिटी, जैसे मान लीजिए एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का एनोनिमिटी इसमें नहीं निर्धारित है कि भाई जिस पे आरोप लग रहा है उससे भी पहचान को छुपाना है, समझ रहे हैं? जो विक्टिम है उसको एनोनिमस रखना है, लेकिन जो अगर एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड को एनोनिमस रखना है। मनोज जी मैं आ रहा हूँ। राज साहब आपने देखिए डॉक्टर विवेक कुमार रजक को सुना, वो कह रहे कि ये आना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट, हाँ वाकई में सुप्रीम, आपको याद होगा रोहित वेमुला वाला केस, जब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को बनाया और उसके बाद इस कमेटी ने ये सब किया है, तो ये तो भाई कोर्ट के ही आदेश पर आया था। ठीक है, जो खामियां वो दूर होनी चाहिए, जो किसी की शंका वो दूर हो जानी चाहिए। जेबी भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ डॉक्टर विवेक कुमार रजत, मुझे नहीं पता कि इस हिंदुस्तान में कोई रजत जात होती होगी, तो ये अनबायस नहीं है, ये बायस है। जहां मैं कह रहा हूं मुझे समझने की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये देश इस बार जाति विहीन होना चाहिए, जातिगत नहीं होना चाहिए। मेरा देश विश्वगुरु तब बनेगा जब जाति विहीन होगा। एक बात याद रखिएगा, जातिगत नहीं है क्या देश? एपी सिंह साहब कुछ रख रहे हैं, रुकिए देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो, एपी सिंह को सुन लेते हैं। राज साहब रुकिए, अरे राज साहब रुक जाइए। ब्राह्मण हूँ मैं, पंडित हूँ मैं, फलाना हूँ, टीवी पर आके मैं तो हूँ, मुझे गर्व है। अरे रुकिए भाई, अरे राज साहब रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। एपी सिंह को उठाइए भाई, एपी सिंह कुछ अपनी बात रख रहे हैं। सिंह साहब रखिएगा अपनी बात। ये आर्टिकल 14, 16, 20, 21 हमारे भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति, और इस देश के तमाम, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग शामिल थे, उन्होंने बनाया। ये यूजीसी का नियम, ये गजट उनके खिलाफ है, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इससे हमारे छात्र छात्राओं का ब्रेन ड्रेन होगा, विदेशों में रहेंगे, जाके माता पिता को छोड़ के जाएंगे, और फिर माता पिता पैसे देंगे, फिर इकोनॉमिक ड्रेन होगा, फिर बच्चे वहीं सेटल हो जाएंगे। वो क्यों आएंगे भारत में, किस लिए आएंगे? माता पिता रहते हैं। कुछ बिंदु बताइए, एक तो कमेटी को लेकर इशू आ रहा है, थोड़ा सा कमेटी को लेकर आप बताइए कि वाकई में कमेटी में कौन कौन लोग शामिल किए गए। दूसरा, जिस पर सवर्ण समाज को ऐतराज है। दूसरा एक इशू है कि अगर आपके खिलाफ तुरंत कोई शिकायत गई, और शिकायत के बाद क्या तुरंत फिर उस पर एक्शन था इस नए नियम में?
देखिए कमेटी के बाद तुरंत एक्शन होगा और अगर एक्शन नहीं करता यूजीसी ग्रांट बंद कर देगी डिग्री कॉलेज की, उसकी कॉलेज की ग्रांट बंद होगी। ये विनियम नियम हमारे डिफॉल्टर बनाता है। पहले डिफॉल्टर बनाता है क्या मतलब है कि जब हमें बस हमारी सरकार का क्या है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय कैसे आप करेंगे? अनजस्टिस होगा। तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसे आप करेंगे? नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कोई व्यक्ति अपने केस में खुद कैसे जज हो सकता है? भारत का संविधान हमारी मूल आत्मा है। सत्ता आएगी जाएगी, चुनाव होंगे हारेंगे, गठबंधन होंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, उसमें छात्र छात्राएं किस लिए? छात्र छात्राओं को क्या आप बिल्कुल। चलिए सर, सिंह साहब कह रहे हैं कि ये बांटने वाला है और ऐसे नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ क्या करेगा सवर्ण समाज के स्टूडेंट? फिर क्या करेंगे? क्या विदेश जाएंगे? मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं माफी के साथ यही चर्चा खत्म कर रहा हूँ। नमस्कार।